स्टूडेंट्स, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का ये दूसरा चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम का। तो पहले लेक्चर में आपने पढ़ा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपीएफसी, ये सब इन सब वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, रेसिडेंट्स के बारे में जाना, नॉर्मल रेसिडेंट्स जो होते हैं उनके बारे में, या और आपने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में जाना। इसमें आप और थोड़ा सा आगे जानेंगे नेशनल एग्रीगेट्स क्या हैं, वही जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं उन्हीं में से अलग अलग कर दिया है कि ये नेशनल एग्रीगेट कहलाते हैं और ये डोमेस्टिक एग्रीगेट कहलाते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं नेशनल एग्रीगेट से। तो नेशनल एग्रीगेट में सबसे पहला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNPMP, जो कि आप इससे पहले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये एक नेशनल एग्रीगेट कहलाता है क्योंकि ये नेशनल लेवल पे आप काउंट कर रहे होते हैं इसे। तो GNPMP इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड अब्रॉड ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सेम डेफिनेशन है जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी कि जो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं कंट्री के, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हैं, उनके ज़रिए जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, या फिर जो अब्रॉड में रहते हैं, जो भी किसी कंट्री के, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट कहलाते हैं। तो उनके ज़रिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन सबको किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में अगर आप ऐड कर देंगे, सम अप कर देंगे, यानी कि डोमेस्टिक वाले भी और अब्रॉड वाले भी, तो वो आपको GNPMP मिलेगा। तो GDPMP में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें आप NFI यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे ऐड कर देंगे तो आपको GNPMP मिलेगा। अभी हम NFI के बारे में डिस्कस करेंगे कि NFI कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। दूसरा एग्रीगेट है आपका नेशनल इनकम, जिसे आप NNPFC के नाम से जानते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो NNPFC इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम्स विच आर अर्नड बाई नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं उनके थ्रू जो इनकम कमाई जाती है, वो चाहे वेजेस की फॉर्म में हो, रेंट की फॉर्म में हो, इंटरेस्ट की फॉर्म में हो या प्रॉफिट की फॉर्म में हो, उस सब का सम टोटल जो है NNPFC के बराबर होता है, या उसे हम NNPFC कहते हैं। सो NNPFC इज इक्वल्स टू NDPFC प्लस NFIA, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में आप NFIA प्लस कर दें, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल करना है, इसलिए NFIA को प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे तो वो नेशनल इनकम मिलेगी आपको। एक टर्म जो NFIA है वो बार बार आ रहा है इसमें, तो पहले NFIA को क्लियर कर लेते हैं हम। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम received from abroad by the resident of the country and income paid for the services rendered by non-residents within the country। यानी कि जो इनकम हम ऐसे समझ लिए सिंपल वर्ड्स में बाहर से अर्न करके ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रेसिडेंट हैं इंडिया के वो फॉरेन कंट्री में वर्क कर रहे होते हैं, तो वो लोग जो इनकम अर्न करके ला रहे हैं उस इनकम में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर देना है जितने लोग बाहर के लोग दूसरे कंट्री के यानी कि हमारे इंडिया में वर्क कर रहे हैं, वो जितनी इनकम कमा के ले जा रहे हैं यहाँ से उसको हटा देना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इंडिया के जितने भी लोग हैं वो एक महीने के अंदर मान लीजिए 10 करोड़ रुपए कमाते हैं बाहर से, फॉरेन कंट्रीज़ से, कहीं से, जो रेसिडेंट कहलाते हैं इंडिया के 10 करोड़ कमाते हैं, और बाहर के लोग जो इंडिया में वर्क कर रहे होते हैं फॉरेनर्स, वो लोग जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से जो पैसे कमा के ले जा रहे हैं, सपोज़ कीजिए वो 8 करोड़ कमा के ले जा रहे हैं यहाँ से, तो जो डिफरेंस है 10 करोड़ और 8 करोड़ के बीच का, यानी कि 10 करोड़ माइनस 8 करोड़ इज इक्वल्स टू 2 करोड़, दिस इज़ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFI के कंपोनेंट्स में हम ऐड करते हैं नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को, दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी प्रॉपर्टी वगैरह है या एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें आप नेट निकालते हैं। नेट निकालने से मतलब वही है हर जगह कि जो इनकम बाहर किसी फॉरेन कंट्री से आ रही है उसमें से आप माइनस करेंगे जो इंडिया से हम पे कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे रेंट की बात की जा रही है तो रेंट की बात करेंगे आप, तो उसका नेट निकाला जाएगा। इसी तरह से तीसरा है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड। तो ये तीन चीज़ें हम कंपोनेंट्स में इसमें NFI के में ऐड करते हैं। अब बात करेंगे हम डोमेस्टिक एग्रीगेट्स की। तो डोमेस्टिक एग्रीगेट्स में पहला है GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो GDPMP इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
produced by all the producing units located in the domestic territory of a country during an accounting year। तो एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उन सब की मार्केट वैल्यू की अगर सम अप करेंगे तो ये आपको जीडीपी एमपी मिलेगा। तो जीडीपी एमपी में यानी कि ऑलरेडी मार्केट प्राइस पर है और ग्रॉस हमने नाम लिया है ये, तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहेगा इसमें। सेकंड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपी-एमपी। एनडीपी-एमपी को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। सो एनडीपी-एमपी इज इक्वल्स टू, अगर जीडीपी-एमपी से निकालना है तो ग्रॉस से नेट करने के लिए आप डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जीडीपी-एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। सो we can say that NDP-MP is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of the country during a year exclusive of depreciation। तो डेप्रिसिएशन को हम हटा देंगे इसमें से, जो ग्रॉस वैल्यू आएगी जो भी है जीडीपी-एमपी है जैसे, तो जीडीपी-एमपी से हमने ग्रॉस डेप्रिसिएशन को हटा दिया तो वो हमें एनडीपी-एमपी मिला जिसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को डिफाइन कर लेते हैं। तो प्राइवेट इनकम क्या होती है? प्राइवेट इनकम इज़ द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ फैक्टर एंड ट्रांसफ़र इनकम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज टू प्राइवेट सेक्टर विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। तो यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी इनकम है, गवर्नमेंट को अगर हटा दिया जाए, गवर्नमेंट के जितने सेक्टर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल इनकम जितनी भी होती है उसमें से गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को हटा दिया जाए तो जितनी भी इनकम बचती है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है। तो चाहे वो इंडिया के अंदर हो या बाहर की हो, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, तो वो जितनी भी इनकम अर्न हो रही है प्राइवेट सेक्टर की है, तो उसे हम प्राइवेट इनकम कहते हैं। सेकंड, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम लग एक जैसे रहे लेकिन इकोनॉमिक्स में दोनों अलग होते हैं। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। देखो, फैक्टर इनकम वो होती है जो अर्न की जाती है, यानी कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करके, इकोनॉमिक एक्टिविटी करके जो इनकम अर्न की जा रही है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको प्रोवाइड करने के बाद में जो रेंट, वेजेस, सैलरीज और इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब मिल रहा है, ये सब मिला करके एक तो इनकम हो गई। तो ये तो हो गई आपकी फैक्टर इनकम। और दूसरी इनकम एक और होती है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जो बिना कोई काम किए हुए आपको मिल जाती है, यानी कि आपने उसके लिए कोई काम नहीं किया फिर भी मिल जाती है। हम पहले बता चुके हैं वैसे कि ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सिर्फ वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे पेंशन, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है या कोई सब्सिडी मिल रही है, तो ये सब इनकम ट्रांसफ़र इनकम कहलाती हैं। तो ये दोनों तरह की इनकम, ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम, दोनों को अगर आप सम अप कर देंगे तो वो पर्सनल इनकम के बराबर होगा। और तीसरी चीज़, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल वर्ड देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है। डिस्पोजेबल से मतलब है कि आप उसे डिस्पोज कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ अवेलेबल टू द हाउस होल्ड फॉर डिस्पोजल एज दे लाइक। यानी कि पर्सनल इनकम का वो हिस्सा होता है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कब खर्च कर पाते हैं? जब आप टैक्सेस पे कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं पर्सनल इनकम में से अगर आप टैक्सेस को हटा दें, जो डायरेक्ट टैक्स लगते हैं, इनकम टैक्स जिसे कहते हैं आप, अगर वो इस तरीके के टैक्स या फ़ाइन वगैरह जो भी हैं उन सबको हटा दिया जाता है तो जो बाकी इनकम बचती है उसे आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट हैं उनको दिया गया है, इन्हें आप याद कर लिए जिससे आपको आसानी होगी जीडीपी और एनडीपी ये सारे वेरिएबल को आसानी से कन्वर्ट करने में। जैसे कि ग्रॉस करना है, ग्रॉस में क्या ऐड होता है, यानी नेट प्लस डेप्रिसिएशन दोनों को मिला करके ग्रॉस होता है। इसी तरह से इसी फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। अगर नेट को आप एक तरफ रखें, डेप्रिसिएशन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, सिंपल है। इसी तरीके से दूसरा, नेशनल में क्या होता है, डोमेस्टिक और एनएफआई प्लस होता है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरह से डोमेस्टिक में नेशनल में से माइनस कर दीजिए एनएफआई को तो डोमेस्टिक हो जाएगा। इसी तरह मार्केट प्राइस में जो होता है फैक्टर कॉस्ट में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके बराबर होते हैं, आईटी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी,
इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को हटा दीजिए तो वो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएंगे। तो फैक्टर कॉस्ट एक छोटा कंसेप्ट होता है, मार्केट प्राइस एक बड़ा कंसेप्ट होता है, वो पहले बता चुके हैं। तो दोनों कंसेप्ट में ये है कि अगर फैक्टर कॉस्ट में आप NIT को जोड़ देंगे तो वो मार्केट प्राइस बन जाएगा। इसी तरह अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट के लिए आपको मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस करना पड़ेगा, तो आपको फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगी। लास्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालेंगे, जो हमने अभी बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे। नाउ नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। तो नॉमिनल GDP को हम GDP एट करेंट प्राइसेस भी कहते हैं। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड वैल्यूड दीज एट करेंट ईयर्स प्राइसेस और करेंट प्राइसेस, इट इज़ कॉल्ड नॉमिनल GDP और GDP एट करेंट प्राइसेस। यानी कि मेन चीज़ यहाँ पे आती है करेंट प्राइसेस की। उस यानी कि जो भी GDP आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, उसे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए उनकी वैल्यू को आप सम अप करेंगे। तो उनकी वैल्यू को जो प्राइस देखेंगे, प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो निकालेंगे उनकी वैल्यू, तो वो प्राइस जो होगा वो करंट ईयर का प्राइस होगा, जिस ईयर में आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसे आप GDP एट करंट प्राइसेस या नॉमिनल GDP कहेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ रियल GDP है। रियल GDP में ये फ़र्क है सिर्फ कि जो भी आप वैल्यू काउंट कर रहे हैं, ये जो GDP निकाल रहे हैं आप, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो जिन्हें काउंट कर रहे हैं आप, तो उन्हें काउंट करेंगे आप एक कांस्टेंट प्राइस पर। यानी कि किसी ईयर में इसीलिए इसे GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस भी कहा जाता है। किसी पिछले साल में, किसी साल में जो कि डिस्टर्बेंस से फ्री रहा हो, यानी जिस ईयर में डिस्टर्बेंसेस ना रहे हों ज़्यादा, उस साल के प्राइसेस लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम इस 2020 में ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि GDP क्या रहा होगा कांस्टेंट प्राइस पर, रियल GDP क्या है। तो जैसे हमने माना कि 2015 में जो है सब कुछ ठीक था, प्राइसेस सब स्टेबल थे, तो हम जो प्राइस लेंगे 2015 के प्राइस से कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो गुड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 2015 वाले प्राइस से, जो हमने कांस्टेंट प्राइस माने हैं। ठीक है, वो हमारा बेस ईयर माना जाएगा। तो ये जो निकल के आएगा उसे आप कांस्टेंट प्राइसेस पर GDP कहेंगे, यानी GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसे आप रियल GDP भी कहते हैं। तो रियल GDP निकालने से या GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस निकालने से हमें किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है रियल GDP, जो आप कांस्टेंट प्राइसेस पे निकालेंगे, तब बता सकते हैं कि वाकई में जो कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर डेवलपमेंट का रियल GDP से ही पता चलेगा तो नॉमिनल GDP क्यों निकाला। देखिए, दोनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम इससे GDP डिफ्लेटर निकालेंगे, जो ये हमें बताएगा कि डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इसे हम डेवलपमेंट को मेज़र करेंगे। तो GDP डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं, जो नॉमिनल GDP निकाला है आपने, उसे आप डिवाइड कर दीजिए रियल GDP से। यानी कि नॉमिनल GDP आज के प्राइसेस से, जाहिर सी बात है प्राइस बढ़े हुए होंगे आज के, तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, और रियल GDP जो पिछले प्राइसेस से लिया है बेस ईयर मान करके किसी को, उससे निकाला है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपको GDP डिफ्लेटर के बारे में पता चल जाएगा कि कितना है डिफ्लेटर, कितना चेंज हुआ है। इसको अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं कि कितने परसेंटेज प्राइस इंक्रीज़ हो गए या डिक्रीज़ हो गए, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादातर इंक्रीज़ ही होते हैं वैसे, लेकिन डिक्रीज़ भी हो सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो GDP डिफ्लेटर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100 करके आप GDP डिफ्लेटर परसेंटेज में निकाल सकते हैं। और लास्टली हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर के बारे में। तो वेलफेयर का मतलब है मटेरियल वेलबीइंग का अच्छा होना। तो इसमें हम दो तरह के वेलफेयर की बात करेंगे, जैसे इकोनॉमिक वेलफेयर और नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए हम कहें कि ये इकोनॉमी बहुत अच्छे से डेवलप कर रही है, तो उसके लिए दोनों तरीके का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक भी और नॉन इकोनॉमिक भी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम जैसे कि नेशनल इनकम है, कंजम्पशन लेवल है, क्वालिटी ऑफ गुड्स हैं, ये सब इसमें इंक्लूड करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स में या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में जैसे कि नो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर का होना, ये सब जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए इन सब का होना, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक
वेलफेयर का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा वेलफेयर जो इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है उसे हम इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं, जबकि जो वेलफेयर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसे हम नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने ये जो सेकंड लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे आगे वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, थर्ड में, हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं।